तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3-4 क्वेश्चन ही हमारे लिए पेंडिंग थे, बाकी सारे क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, आपको कह रखा है कि फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है और टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल को कैसे पूरा करता है वो निकालना है। क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक है हमारे लिए। हमें ना यहाँ पर क्वेश्चन में आर्टिकल्स गिवन है X, Y, Z, W और बेस ईयर 2011 का प्राइस गिवन है। तो 2011 का जो प्राइस है वो P0 हो जाएगा 2415 और 2011 का एक्सपेंडिचर है बेटा, ये एक्सपेंडिचर P0 Q0 कहलाएगा। एक्सपेंडिचर दे रखा है, हम क्या करेंगे ना कि इस P0 Q0 में P0 डिवाइड देकर Q0 बनाएंगे। उसके लिए अपन P0 Q0 में P0 को डिवाइड दे देंगे। तो ये 40 डिवाइड बाई 2 करोगे 20 आएगा, 16 डिवाइड बाई 4 करोगे 4 आएगा, 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे 10 आएगा, 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर करेंट ईयर का प्राइस गिवन है वो हमारे लिए P1 हो जाएगा 5, 8, 2, 10 और फिर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो वही लॉजिक होगा बेटा। ये करेंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है वो ना हमारे लिए P1 Q1 कहलाएगा, एक्सपेंडिचर है। इसमें हम ना क्या करेंगे ना P1 को डिवाइड दे देंगे और Q1 बना लेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 75 बाई 5, 40 बाई 8, 24 बाई 2, 60 डिवाइड बाई 10। ये आप लोगों के लिए चारों चीजें आ गई, P0 आ गया, Q0 आ गया, P1 आ गया, Q1 आ गया। अब आप चार कॉलम बनाते हैं, एक अपन P1 Q0 निकालेंगे। तो P1 एंड Q0 20 इंटू 5, 4 इंटू 8, 10 इंटू 2, 5 इंटू 10, सिग्मा P1 Q0 202 आ जाएगा। फिर P0 Q0 बना लेंगे 2 इंटू 20, 4 इंटू 4, 10 इंटू 1, 5 इंटू 5, सिग्मा P0 Q0 हो जाएगा 91। फिर P1 Q1 निकाल लेंगे 8 इंटू 5, 2 इंटू 12, 10 इंटू 6। और एक फाइनली हम लोग P0 Q1 निकालेंगे 2 इंटू 15, 4 इंटू 5, 1 इंटू 12, 6 इंटू 5। ये आपका 92 आ जाएगा और ये आ गया। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100, 202 अपॉन 91, 199 अपॉन 92 का रूट इंटू 100। ये सोल्व करेंगे
तो हमारे लिए कैलकुलेशन अगर करें 202 बाई 91, तो ये आएगा 2.2197। 199 डिवाइड बाई 92 करोगे 2.1630। आगे अगर हम लोग सोल्व करें 2.2197 इंटू 2.1630, ये हो रहा है 4.8012 रूट इंटू 100। ये आगे अगर सोल्व करोगे तो 4.8012 2.1911 इंटू 100 219.11 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये 219.11 वही राउंड ऑफ का थोड़ा सा फर्क है। ये आपका फिशर का इंडेक्स नंबर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये भी। अब फिशर आपने निकाल लिया तो दोनों टेस्ट आपको करने। सबसे पहला देखो क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लिखा हुआ था। फर्स्ट वही टाइम रिवर्सल और फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करना है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको हम लोग लिखते हैं P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। P01 को हम लोग लिखते हैं सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट। फिर P10 में बेटा उल्टा लिख देते हैं, सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, सॉरी सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1 हो जाएगा। P10 में बेटा P1 नीचे होगा, P0 ऊपर हो जाएगा ना। ये लिख लिया तो अब अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं P01 इंटू P10। ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें ना, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 सिग्मा P0Q0 अपॉन सिग्मा P1Q0 और सिग्मा P0Q1 अपॉन सिग्मा P1Q1 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो बेटा टेबल से। यह आएगा 202 अपॉन 91 199, टेबल से वैल्यू ले रहा हूं बेटा, अपॉन 92। ये हो जाएगा 91 अपॉन 202 92 अपॉन 199। बस इसको सोल्व करोगे सारे ही कट रहे हैं बेटा, 91 से 91 92 से 92 202 से 202 199 से 199 और 1 का रूट करोगे तो फाइनल आंसर बेटा हमारे लिए 1 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करो। और उसको लिखते हैं P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0। P01 अगर लिखें तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट। ये तो होता है बेटा P01। अच्छा Q01 लिखना सिखाया था सर ने, Q0 ऊपर रहे, सॉरी Q1 ऊपर रहेगा और Q0 नीचे रहेगा। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ और बीच में हमारे लिए सिग्मा लग जाएगा। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है P01 इंटू Q01 सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा। सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा,
सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q0 का अंडर रूट। बस वैल्यू पुट कर दो। 202 अपॉन 92 इंटू 199 सॉरी 202 अपॉन 91 199 अपॉन 92 92 अपॉन 91 सिग्मा P1 Q1 है अपना 199 अपॉन 202। ये हमने टेबल से वैल्यू पुट कर दी। 202 से 202 गया, 92 से 92 गया, तो रूट में हमारे लिए 2 बार 199 बचा है और 2 बार 91 बचा है। तो ये खोलेंगे तो एक बार बेटा 199 आएगा और एक बार 91, और टेबल में देखोगे तो ये तो था सिग्मा P1 Q1 और ये था हमारे लिए सिग्मा P0 Q0। तो ये प्रूव हो रहा है बेटा हमारे लिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी, और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 भी पूरा। 35 हम चुके हैं, 36 भी कर लिया था बेटा अपन ने, 37 भी हो गया है, ये तो सारा हो गया। आपके 32 भी हो गया था, तो आपका बचा है 30, 31 और 33। ये 3 क्वेश्चन ही बचे, बाकी सारा हो गया है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30, आपको ना नीचे 3 सीरीज दे रखी है अलग अलग इंडेक्स नंबर की, 2 अलग अलग बेटा 3 सीरीज है आपके पास। पहले मैं क्वेश्चन के कंटेंट को समझा दूं। ईयर है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक है बेटा मेरे लिए ए सीरीज, 100, 140, 200। एक है ना बेटा हमारे पास बी सीरीज, 100, 150, सी सीरीज, 100, 120, 140, 160। ये 3 अलग अलग इंडेक्स नंबर की सीरीज है बेटा। ये जो ए सीरीज है ना वो 2006 एस बेस ईयर की है। सर आपको कैसे पता? जिस ईयर के सामने इंडेक्स नंबर 100 है ना, ये उसका बेस ईयर कहलाता है। यहाँ पर ना हमने क्या करा, पहले 2006 के आधार पर सूचकांक निकाले, 7 और 8 के निकाले, और फिर अपन ने उस सीरीज को वहीं छोड़ दिया। और फिर बी सीरीज में अपन ने ना 100 2008 के सामने है, तो ये इंडेक्स नंबर 2008 के बेस ईयर पर है। सी सीरीज में आपका 100 2009 के सामने, तो ये इंडेक्स नंबर ना बेटा हमारे लिए 2009 एज बेस ईयर के। यहाँ मेरे पास 3 अलग अलग आधार पर 3 अलग अलग सीरीज मेरे पास अवेलेबल है इंडेक्स नंबर की। एक है 2006 को आधार लेते हुए, एक है 2008 को आधार लेते हुए, एक है 2009 को आधार लेते हुए। अब अगर मुझे क्वेश्चन कहे कि 2006 के आधार पर सूचकांक निकालो, तो ये बाकी के सूचकांक निकालेंगे। क्वेश्चन के 2008 के आधार वाले सूचकांकों को गणना करो, तो इन वाले इंडेक्स नंबर को निकालेंगे। और 2009 के बाकी के सूचकांक निकालो, तो ये वाले निकालेंगे। और ये अगर निकालें, इसे कहते हैं शिरोबंधन, स्प्लाइसिंग। इसे ना शिरोबंधन ऑफ इंडेक्स नंबर कहते हैं, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकों का शिरोबंधन। तो जब भी कभी ना बेटा आप लोगों के लिए 2 या 2 से अधिक आधारों की इंडेक्स नंबर की आधी अधूरी श्रेणियां हैं, और अगर उन श्रेणियों को अगर पूरा किया जाए, तो उस पूरा करने की प्रोसेस को हम शिरोबंधन कहते हैं। यहाँ ना कुछ रेशियो बन रहे हैं, जैसे ये बन रहा है 200 और 100 का रेशियो, मतलब 2:1 का रेशियो है।
ये वाला बन रहा है बेटा हमारे लिए 150 और 100 का रेशियो। इन रेशियो के आधार पर क्वेश्चन जो कहे वो वाले इंडेक्स नंबर हम पूरा कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक तो 2008 को आधार मानकर सूचकांक निकालो। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, 2008 को आधार मानकर का मतलब ये बी वाली सीरीज हमें पूरा करनी है। क्या करेंगे, ये बी वाली सीरीज पूरा करनी है ना, तो मुझे ये और ये वाले निकालने हैं। तो उसके लिए 200 और 100 का अनुपात बनेगा। किसका अनुपात बनेगा बेटा हमारे लिए, 200 और 100 का हमारे लिए अनुपात काम आएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे ना, ये अनुपात यहाँ ऐसे रखेंगे, क्योंकि बी श्रेणी के इंडेक्स नंबर निकालने हैं ना बेटा, तो 200 और 100 के अनुपात को यूं रखेंगे, 100/200 इंटू ये वाली वैल्यू कर देंगे 100, तो ये इंडेक्स नंबर आ जाएगा 50। ये वाले बनाने हैं तो क्या करोगे, 100 200 और 100 का अनुपात बेटा, तो इस श्रेणी का है तो 100 ऊपर रहेगा और 200 नीचे, इंटू 140 कर दोगे, ये आएगा 70। पर अब अगर आपको ये वाले से इंडेक्स नंबर बनाने हैं ना बेटा, तो अनुपात 150 और 100 का बनेगा। अब 150 तो ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा, इंटू 120, तो ये 180 आ जाएगा। 150 ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू यहां से उठेगी ना, तो ये दोनों में रेशियो बना, इंटू 140, ये 210 आ जाएगा। 150 डिवाइड बाई 100 इंटू बेटा 160, तो ये हमारे लिए 240 है। ये तो हो गई आपकी पूरी बेटा 2008 की श्रेणी। पर बी और कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2009 का आधार मानकर सूचकांक निकालो। 2009 का आधार मानकर सूचकांक निकालूं तो बेटा मुझे सी सीरीज के इंडेक्स नंबर निकालने, मतलब ये वाले इंडेक्स नंबर चाहिए। अब ये वाले इंडेक्स नंबर चाहिए तो अनुपात मेरे लिए 150 और 100 है बेटा। तो 150 और 100 में, क्योंकि मुझे सी सीरीज का निकालना है, तो सी सीरीज में वैल्यू 100 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 100 को तो ऊपर रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे। 100 डिवाइड बाई 150 इंटू ये इंटू इधर वाली वैल्यू गुणा हो जाएगी 50, तो ये आएगा 33.33। रेशियो बेटा 100/150 इंटू 70, तो ये आएगा बेटा 46.67। यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे लिए 100/150, अनुपात तो यही है, और इंटू ये वाली वैल्यू गुणा हो जाएगी 100, 66.67। ये हमारे लिए बी और सी श्रेणी पूरा हो गया। कोई नहीं, जस्ट रेशियो बनाना है, कहाँ से पिक कर रहे हो उन दो का रेशियो, उन रेशियो में वो वैल्यू जो सीरीज के अंदर है उसको ऊपर रखना है, सामने वाले रेशियो की वैल्यू को नीचे रखना है, और इधर वाली वैल्यू से गुणा करते जाओगे, ये आपके मिसिंग कैलकुलेट हो जाएंगे। इस कंटेंट को शिरोबंधन कहते हैं। कोई 2 नंबर 4 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए हमारा काम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 31। 31 जो क्वेश्चन है वह सूचकांकों की अपस्फीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पॉइंट आता है कि सर ना अपस्फीति, अपस्फीति बोले तो डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इसको कहते हैं। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर इसे कहा जाता है, सूचकांकों की अपस्फीति। क्या लॉजिक होगा उसे समझना। एक ही क्वेश्चन है उसका भी बेटा हमारे लिए, और एग्जाम में 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। तो हेडिंग डालो, सूचकांकों की अपस्फीति। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है, मनी वेजेस को, वेजेस की जगह इनकम भी लिख सकते हो, ये लिखना बेटा, मनी वेजेस को रियल वेजेस की जगह इनकम भी लिख सकते हो, में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना सूचकांकों की अपस्फीति हमारे लिए कहलाता है। सर ये क्या है, देखो 2 तरह की वेजेस होती है, एक को कहते हैं हम लोग मनी वेजेस और एक को कहते हैं रियल वेजेस। मनी वेजेस का मतलब ये है कि हमें हमारा जो
एम्प्लॉयर है वो हमें कितना रुपया वेजेस दे रहा है, जैसे वो मुझे 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है, ये जो 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं मनी वेजेस। और इस मनी वेजेस को इंडेक्स नंबर के अनुरूप कन्वर्ट करना, कि मेरा इंडेक्स नंबर अगर 200 हो गया पिछले साल के कंपैरेटिव, तो ये 1,000 रुपए वो मुझे भले ही दे रहा है, लेकिन महंगाई दोगुना हो गई। 200% होने का मतलब महंगाई दुगना हो गई, 100 रुपए की जगह वैल्यू 200 हो गई, तो ये 1,000 रुपए मेरे लिए सिर्फ 500 रुपए के बराबर की वैल्यू ही रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों को मैं पिछले साल 500 रुपए में खरीद पा रहा था, वो चीज अब मैं 1,000 रुपए में खरीद पा रहा हूँ। तो हकीकत में यह 1,000 रुपए वो मुझे दे भले ही रहा है, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है, इसलिए वो 1,000 रुपए मेरे लिए 1,000 रुपए के बराबर नहीं है, सिर्फ 500 रुपए के बराबर ही है, उसे कहते हैं रियल वेजेस। तो क्वेश्चन कभी कहे कि मनी वेजेस को रियल वेजेस में कन्वर्ट करो, वेजेस की जगह इनकम भी लिख सकते हैं। तो हमारे लिए ना बेटा फॉर्मूला ऐसे बनता है, मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये आपको इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दे रखे होंगे, इनटू 100। तो आपका रियल वेजेस बनाने का ना फॉर्मूला बनेगा मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये कहलाती है सूचकांकों की अपस्फीति। कब? जब आपके पास क्वेश्चन में मनी वेजेस है और आपने उसको रियल वेजेस में बदल दिया, तो बदलने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। कभी कभी क्वेश्चन आपसे रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर निकालने को कह देता है कि रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर भी बनाओ, तो फिर ना आपका फॉर्मूला बनता है करेंट ईयर रियल वेजेस अपॉन बेस ईयर रियल वेजेस इनटू 100। समझ लो वापस से, मनी वेजेस को रियल वेजेस में बदलना, मनी वेजेस का मतलब हमें रोकड़ के रूप में कितना पैसा मिल रहा है, और वो इंडेक्स नंबर के अनुरूप कितने रुपए के बराबर है वो कन्वर्ट कर देना, उसे हम लोग सूचकांकों की अपस्फीति कहते हैं। रियल वेजेस बनाने का फॉर्मूला होता है मनी वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। रियल वेजेस इंडेक्स नंबर अगर बनाने को कहे क्वेश्चन में, तो तुम पहले रियल वेजेस बनाओगे और फिर रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर निकालोगे, और उसका फॉर्मूला होगा करेंट ईयर रियल वेजेस अपॉन बेस रियल वेजेस इनटू 100। 2-3 बार 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, और अपने पास ना बुक में एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, उसी से ध्यान से समझना किस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। एक निश्चित श्रमिक वर्ग की प्रति व्यक्ति आय दे रखी है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, ये जो है ये मनी इनकम कहलाएगी, बेसिस है इनकम बोल सकते हो, और जीवन निर्वाह सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नीचे दिया हुआ है। आपको ना निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति आय की अपस्फीति कीजिए। अपस्फीति करने का मतलब ही होता है रियल वेजेस ज्ञात करना है। इनकम लिखा हुआ क्वेश्चन में तो हम रियल इनकम लिखेंगे, और उसके बाद ना रियल इनकम का वास्तविक आय का सूचकांक भी ज्ञात करना है, मतलब रियल इनकम का इंडेक्स नंबर भी अपने को ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 31, ईयर गिवन है बेटा हमारे पास 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। हमारे पास पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ये मेरे लिए मनी इनकम कहलाएंगी। ये है हमारे पास 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है
100, 110, 100, 110, फिर 120 बेटा, 130, 150, 200, 250। अब हम लोग ना अपस्फीति करना है, मतलब रियल इनकम निकालेंगे। फॉर्मूला होगा हमारे लिए मनी इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100। वन बाय वन सोल्व करेंगे। सबसे पहला 65 अपॉन 100 इंटू 100, ये रहा रियल मनी इनकम, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ये 65 ही आएगा। फिर 70 अपॉन 110 इंटू 100, ये अगर सोल्व करेंगे तो 63.63। 75 अपॉन 120 इंटू 100, 75 by 120 into 100, 62.5। 80 divided by 130 into 100, तो यह आएगा 61.538 आ रहा है, तो 54 लिख रहे हैं। 90 divided by 150 into 100, 60। 100 by 200 into 100, 50। 120 by 250 into 100, 48। तो ना बेटा ये तो आया हमारे लिए रियल इनकम, अपस्फीति हो गया। मनी इनकम को अपने, जैसे वो यहाँ 80 रुपए दे रहा है, लेकिन वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से 61 रुपए 54 पैसे के बराबर ही है, ये हो गया रियल इनकम। फिर कह रहा है कि रियल इनकम इंडेक्स नंबर भी निकालो, रियल इनकम इंडेक्स नंबर भी बनाने को कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन और करेंगे, और वो कहलाएगा हमारे लिए रियल इनकम इंडेक्स नंबर। उसका फॉर्मूला होता है करेंट ईयर रियल इनकम अपॉन बेस ईयर रियल इनकम इनटू 100। रियल इनकम ये रही ना बेटा। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है बेस ईयर कौन सा है, तो बेस ईयर हम सबसे पुराना वाले ईयर मानते हैं। तो सबसे पुराना ईयर 2006, 2006 का ये बेस ईयर इनकम कहलाएगा। मतलब ये सारी रियल इनकम में ये 65 को डिवाइड देना है, ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 65 इंटू 100, 100। 63.63 अपॉन 65 इंटू 100, तो यह आएगा 63.63 अपॉन 65 इंटू 100, 97.89। बेस ईयर लास्ट वाला सबसे पुराने ईयर को माना है, तो उसका रियल इनकम 65 सब पे डिवाइड दे रहे हैं। 62.5 बाई 65 इंटू 100, 96.15। 61.54 upon 65 into 100, 61.54 upon 65 into 100, 60 upon 65 into 100, 92.07। 50 divided by 65 into 100, 50 divided by 65 into 100, 76.92। 48 by 65 into 100, 48 by 65 into 100, 73.846 है, तो आप चाहें तो 85 भी लिख सकते हैं। ये जो निकाला ना बेटा अपन ने, ये हमारे लिए रियल इंडेक्स, रियल वेजेस का, रियल इनकम का इंडेक्स नंबर आ गया।
ये पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने बनाया। सिर्फ अपस्फीति कहता ना तो सिर्फ रियल इनकम ही बनाते। इंडेक्स नंबर के लिए कहा है क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने इंडेक्स नंबर भी बनाया। ये कई बार आया हुआ है 4 नंबर के क्वेश्चन में। आपको पहले रियल इनकम बनाना है, फिर उस रियल इनकम को रियल इनकम इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 हम पहले ही कर चुके हैं। 33 करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको तो छोड़ दो, आप, कोई मतलब नहीं है इसको करने का। तो ये आपका ना सारी क्वेश्चन कंटेंट हो गए और इंडेक्स नंबर चैप्टर पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो ये आप कंप्लीट करेंगे, कल से हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।